नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी शख्सियत का निधन हुआ जिसको लेकर के मैं दुखी भी हूं और परेशान भी। मृत्यु सबको आती है, उनको भी आई, लेकिन मैं कहता हूं ऐसी मृत्यु जैसी उनको आई, ये तमाम अधिकारियों को ऐसी ही आए तो कितना अच्छा। वजह बताता हूं। दुखी इसलिए हूं क्योंकि निजी तौर पे मैं इसे अपनी क्षति मानता हूं लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए और हमारे देश के उन ईमानदार और सजग प्रहरियों के लिए। यह है पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय शंकर सिंह। उनके निधन से मैं दुखी हूं। दुखी होने की वजह क्या है? उनको आज कानपुर में पुलिस के पूरे सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई। लेकिन आप देखिए, उनके लिए दुख व्यक्त करने वाले इस देश के तमाम विचारक, लाखों विचारक और लाखों लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी हो, आप डालिए विजय शंकर सिंह आईपीएस तो आपको आ जाएगा। इतने लोगों ने, मैंने जब कल शेयर किया कि उनका निधन हो गया है, तब से लेके अभी मैं 12 बजे तक चेक कर रहा था, करीब 22 लाख लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तमाम सारे अफसर आते हैं, नौकरी करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कोई किसी को इतना वो नहीं करता। विजय शंकर सिंह कुछ भी लिखते थे, यदि कोई उनको ट्रोल भी करता था तो उसका भी बड़े प्यार से जवाब देते थे। वो ऐसा नहीं कि जवाब ना दे, बड़ी खूबी थी। मैंने 2-3 बार उनसे कहा, क्यों ऐसे लोगों को जवाब देते हैं? उनका नहीं, जब वो लिख रहा है तो जवाब देना चाहिए, और बड़े शालीन तरीके से बताते थे। बहरहाल, जो उनके अधीन भी कई लोग रहे थे, वो भी लोग तमाम बार तमाम चीजें थोड़ी सी उल्टी लिखते थे सभ्यता के साथ, क्योंकि उनके अफसर रहे थे। तो इसके बावजूद वो उसे भी जवाब देते थे बड़े प्यार से, इज्जत। मैंने उन्हें एज ए आईपीएस ऑफिसर भी देखा। वो अपने सिपाही से भी उतने ही प्यार से बात करते थे जितने अपने साथ तैनात अफसरों से। तो यह उनकी खूबी थी। मैं कहता हूं, हर अफसर यदि ऐसे ही सोचे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करे अपने जीवन में, सेवा के दौरान और सेवा के बाद, वो सोचे कि जब मुझे देश ने, इस देश के संविधान ने, इस देश के गणतंत्र ने इतना सब कुछ दिया है, तो फिर मुझे इसके बचाने के लिए भी 2 शब्द बोलने चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था। मुझे याद है, मैं उन दिनों एक अखबार ग्रुप का ग्रुप एडिटर होता था। मैंने उनसे कहा कि आप एक आर्टिकल लिखा करिए हर सप्ताह। उनका मैंने कभी लिखा नहीं है इस तरह से। मैंने कहा, नहीं आप लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। और उन्होंने लिखना शुरू किया तो इतना प्रोफेशनल लिखने लगे कि कुछ कहना नहीं। तमाम अखबार उनका आर्टिकल छापने लगे। उसके बाद में उन्होंने फेसबुक पर लोग कुछ करके एक बनाया, पेज बनाया, और उस पेज में उन्होंने तमाम विषयों पे बहुत कुछ लिख डाला, अपने जीवन के भी अनुभव, पढ़े लिखे, और चूंकि बड़े विद्वान थे इसलिए किसी भी विषय पर होता तो उस तरह के व्यक्ति थे। मैंने जब उन्हें पहली बार टीवी चैनल पे, मैं उन दिनों इंडिया न्यूज ग्रुप का जो है चीफ एडिटर था, तो मैंने उन्हें चैनल पे कहा कि एक डिबेट पे बैठिए। उनका, मैं कभी किसी चैनल पे बैठा नहीं हूं। मैंने कहा, अरे तो बैठना शुरू कीजिएगा तब तो आएगा। मेरी बात माने बैठे, और उसके बाद फिर तमाम सारे चैनल्स पे और उन पे जब भी बुलाया जाता वो जाते थे। क्योंकि वो बिल्कुल साफ गोई से बोलते थे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बड़े शालीन भाषा से, इतना सभ्यता के साथ कि कुछ कहना। इससे देश के तमाम उन अफसरों को जो इस समय सेवारत हैं, या रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि आप सालों साल सम्मान, नौकरी छोड़ने के बाद भी उससे ज्यादा सम्मान पा सकते हैं, लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। विजय शंकर सिंह आए, चले गए, जो भी कुछ है।
कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे, लेकिन उनका यह सिखाया हुआ पाठ यदि सब याद रखें तो निश्चित रूप से इस देश को भी बचाया जा सकता है, इस देश के संविधान को भी बचाया जा सकता है और इस देश की संपत्तियों को भी बचाया जा सकता है। तो चलिए, विजय शंकर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। इस देश के अंदर हर रोज 154 मर रहे हैं जो है किसान मजदूर, और उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में वो परेशान है, दुखी है, और वो दुखी होकर के सोचते हैं कि हम आखिर कैसे करें। एक समय में यही भारतीय जनता पार्टी घेरती थी कि जब सिर्फ 64 किसान आत्महत्या करते थे, आज आत्महत्या करने वालों की संख्या 154 के पार हो गई है, और यह पिछले साल का आंकड़ा है। इस साल का आंकड़ा और बढ़ चुका है जो बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि यदि 155 किसान हर रोज आत्महत्या कर ले रहे हैं तो कितनी भयावह स्थिति हो गई है। यह स्थिति तब है जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक हर किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। आमदनी तो 2 गुनी नहीं हुई, महंगाई उनके लिए 4 गुनी जरूर हो गई। और मोदी सरकार ने ही संसद में मान लिया कि 56% महंगाई बढ़ गई है। इसके बाद जिस तरह के तमाम सारे पूरे ड्रामे होते हैं, संकट होते हैं, अपने आप को जिस तरह से बताते हैं, पेश करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये उसकी बात करते हैं। 8.5% की ग्रोथ होती थी मनमोहन सिंह सरकार में जीडीपी की, आज 5.4% सिर्फ इस तिमाही में 7 कुछ पहुंची है। तो आप ये समझिए एक तिमाही की, लेकिन जो साल की निकलती है वो 5.4% है इस सरकार की, अब जब बहुत अच्छी, और एक समय में तो माइनस में थी। दुनिया में सबसे बुरी जीडीपी ग्रोथ थी हमारी, उसको भी हमने देखा, और तब किसानों ने ही हमारे देश की जीडीपी को बचाया था। आज वही किसान आत्महत्या करता है, तो आप समझिए मोदी के लिए सबसे वीआईपी उनका पूंजीपति मित्र है, और उनके लिए वो सब कुछ करते हैं। उनके लिए 25 लाख करोड़ रुपया उनका माफ कर देते हैं, लेकिन किसान का 1 रुपया कर्ज माफ करने में वो उसे मुफ्तखोरी बताते हैं। लेकिन वहीं 5 किलो अनाज के नाम पर लोगों को भिखारी बनाते हैं, क्योंकि वो वोट बैंक तैयार करता है। तो साहब उस वोट बैंक के लिए वो ये करते हैं। जब बात होती है कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं बदले में, क्योंकि जनता से आप टैक्स लेते हैं तो जनता को देने का भी। और जो पूंजीपति कहते हैं कि हम बड़े टैक्स पेयर, पूंजीपति बड़े टैक्स पेयर नहीं, इस देश का आम जन सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। और इस देश के जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें सबसे बड़ा योगदान इस देश के आम जन का है, क्योंकि वो आपसे जो लेता है उसके बदले बहुत ज्यादा देता है। लेकिन पूंजीपति आपसे लेते भी हैं और देते भी नहीं है। वो किसी न किसी बहाने से अपने सीए और सब कुछ रखते हैं, पूरी टीम रखते हैं, और वो मैनेज करके दिखा देती है कि नहीं सब कंपनी इस पोजीशन में है तो कोई फायदा नहीं हुआ। और जो फायदा दिखाते हैं उसके तमाम फिर खर्चे दिखा देते हैं, तमाम सारे दूसरी चीज दिखा करके, और पूरा टैक्स खा जाते हैं, वापस में उन्हें रिफंड में आ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं तमाम कंपनियों के जो सीईओ मालिक हैं वो अपने आप को दिखाते हैं हम तो कोई सैलरी लेते ही नहीं है, सिंबॉलिक सैलरी लेते हैं। सारा खर्चा कहां से चलता है? सब कंपनी चलाती है। तो यानी अपना वो भी पैसा बचाते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। और जब इस तरह चोरी होती है उसके बाद में कहते हैं कि साहब हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। तो जो होता है ऐसी स्थिति में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार याद आती है। उस सरकार ने यदि आपसे लिया तो आपको उससे ज्यादा डिलीवर किया। यही खूबी होती है। कम टैक्स लीजिए, ज्यादा डिलीवर कीजिए। कैसे करेंगे, यही आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, और उसने वही किया था। आप देखिए, आपको न पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होने दिया ना, और यह स्थिति तब थी जब दुनिया में सबसे महंगा
क्रूड ऑयल मिल रहा था, तब भी उन्होंने आपको नहीं ठगा। आपको राहत देने के लिए उन्होंने रास्ते निकाले और उसके कारण महंगाई नहीं बढ़ने पाई। सब कुछ है, सारी चीजें की गई। इन सब चीजों से कांग्रेस पार्टी कहती है कि कम से कम 10 लाख रुपए तक का हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, और इसके लिए तमाम सरकारें जहां उनकी हैं वो करते हैं। और राजस्थान में तो 25 लाख तक का किया था। मोदी कितने का करते हैं? 5 लाख का करते हैं, वो भी मिलता नहीं है। आप में से तमाम सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनसे पूछिए क्या आयुष्मान कार्ड से उन्हें कुछ लाभ मिला, तो बताएंगे नहीं मिला। इस तरह की जब दशा हो तो आप सोचिए। और इन पर आवाज बनना पड़ता है, तो आवाज बनने के लिए कौन आएगा? जो जानता है, बूझता है। जो नहीं जानता है वो क्या आएगा? तो जानता कौन है? अफसरान जानते हैं, पॉलिसीज जानते हैं, योजनाएं जानते हैं, उन्हें बोलना चाहिए। रिटायर होने के बाद तो कम से कम बोलिए, उस समय जब ड्यूटी पे है तो करिए, लेकिन दोनों नहीं होता है। तभी विजय शंकर सिंह को याद करते हैं। आप देखिए, राजीव गांधी ने देखा था इस देश का किसान, इस देश के गांव बदहाल है, इनको उठाना है, तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो व्यवस्था स्थापित की थी उसे मजबूत करके एक आधार दिया और पंचायती राज को स्थापित किया। कहा पंचायतों को ही अपना अधिकार होना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार क्या करती है? पंचायतों के अधिकार छीन करके अपने लोगों को देती है, क्योंकि लूटना है, ठेके पट्टे और हर नाम से। यह स्थिति। इसी तरीके से शिक्षा हो, सुरक्षा हो, दूसरी सारी चीजें हो, सब आपको दिया, लेकिन ये छीनने वाले लोग छीनते हैं। मैं भी एक किस्सा देख रहा था, पंजाब के एक जिले में एक लड़की नशे में धुत, और किस तरीके से वो कर रही थी। साहब, उड़ता पंजाब चिल्लाते थे, लेकिन जब बारी आई तो उड़ता पंजाब वाले लोग जो कहते थे उनके राज में ज्यादा हो गया। उनके राज में हर तरफ चिट्टा ही चिट्टा है, यानी नशा ही नशा है। और उस नशे में लोग मर रहे हैं, परिवार मर रहे हैं, तमाम कंगाल हो रहे हैं, तमाम बुरी स्थिति है, तमाम दावे वादों के बाद में हालात बुरे। तो तुष्टीकरण और झूठ, नफरत, यही बोलना भाजपाइयों का काम है, और उसी तरीके से आप ये भी करते हैं। तो संघियों और आपियों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था, मैं बहुत बड़ा संघी हूं, मेरे पिताजी संघ के ये थे, और न जाने क्या क्या। तो आप सोचिए, इस तरह की स्थितियां हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकारों को देख लीजिए। गरीब छोटा जो व्यापारी होता है, छोटे छोटे से काम करने वाला, वो छोटी छोटी सी रकम के लिए परेशान होता है। हिमाचल सरकार ने क्या किया कि आपको हम एक रकम देंगे जिसमें 50% आपको राहत मिलेगी, और आप अपना कारोबार कीजिए, अच्छा कीजिए, अपना रोजगार चलाइए, बच्चे पालिए। तो यानी रोजगार करने में मदद देनी चाहिए, ना कि उजाड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उजाड़ने पे यकीन करती है। जयपुर में जिस तरीके से हुआ, मीट छोटी छोटी सी दुकानें खोल के बेचने वाले, उनको मारने और कूटने जैसी स्थितियां हुई। दूसरी और तमाम सारी घटनाएं इसी तरीके से इंदौर में हो रहा है, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बना करके और तमाम अपनी ताली पीट रहे हैं कि साहब हमने आदिवासी बना दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर, उन्हीं के बूते तो सत्ता में आए। लेकिन आदिवासियों को ठगने का काम तो आप ही ने किया है। वो बना करके आपने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल बनाया था झारखंड में, और वहीं पे उनसे साइन करा लिए थे, और साहब अपने पूंजीपति मित्रों के पक्ष में सारा करा दिया था, जल जमीन जंगल दे दिया था। यही स्थिति आपको यहां करनी है। यहां पर भी जो आपके पूंजीपति मित्रों के प्रोजेक्ट हैं, उन्हें उन्हीं के हाथ से कराना है, और फिर कहना है देखो ये हम क्या करें, आदिवासियों ने ही कर दिया। यही स्थिति है। और वहां पर भी आपने सीएम भी आदिवासी बनाया। अब वो राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, सीएम भी आदिवासी हो जाएंगे, लेकिन आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने की घटना इसी दौर में होती है, और तमाम सारी घटनाएं होती
तो शर्म आती है इस तरह की स्थितियों को देखकर। लेकिन दिखावे की बजाय अगर काम करने पे आप सोचें तो शायद इस देश का भला हो जाएगा। सोचना आपको है, जो हालात हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए, इस पे काम करने। आपने पिछड़ों पिछड़ों कह के पिछड़ों के वोट लिए, और हालात क्या है पिछड़ों की यदि बात करें तो 5 साल में 13,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने IIT IIM में अपनी काबिलियत से सेलेक्ट होने के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो उसकी फीस देने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन संस्थानों में पढ़ने वालों के लिए टोकन अमाउंट पर पढ़ाई की व्यवस्था की थी, और जितनी फीस ली जाती थी, यदि आप 80% से ऊपर अंक आते हैं तो आपको वो फीस वापस हो जाती थी। आप सोचिए, यह सोच थी कि कैसे काबिल लोगों को आगे बढ़ाना। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आज जो नीति नियंताओं के पद पर बैठे हैं तमाम सारे भारतीय, क्योंकि वो इन्हीं संस्थानों से निकले हैं, जो नेहरू ने बनाए थे, जो इंदिरा ने बनाए थे, जो राजीव जी ने बनाए। आपने तो सिर्फ उजाड़ा है, बेचा है, खत्म किया है। तो ऐसी स्थिति में आवाज बनने की जरूरत है। आवाज कौन बनेगा? तो आज इस देश की आवाज बन के जब उठते हैं तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं, और राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों को लेकर के उठाते हैं और लड़ते हैं, तो उनको बदनाम करने की हर साजिश रची जाती है, झूठ बोला जाता है, मक्कारी की जाती है। आप 2-2 राज्यों के CM नहीं तय कर पा रहे हैं इतने दिनों में। यदि कांग्रेस नहीं कर पाई होती तो आप कहते CM कब बनाएंगे, क्या है, बिना दूल्हे की बारात, और न जाने क्या क्या कहते। आज कांग्रेस की सिर्फ उठौल को मीडिया सिर पे छा लेता था, आज नहीं बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन CM होगा या राजस्थान में कौन होगा, इसको लेके इतनी सिर्फ उठौल क्यों है? तो यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, और उनकी बी टीम की रूप में जो छद्म विपक्ष है वो किस तरह की साजिशें रचता है, कैसे बर्बादी करता है, वह भी मैं बता। तो इससे सावधान होइए, समझिए, सच को जानिए। सच जानेंगे तो शायद तमाम समाधान निकलेंगे। जय